भवतां सर्वेषां स्वागतम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वैदिक मंत्र और वैदिक परंपराओं के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला समस्त ज्ञान आप सभी जानते हैं। इस ज्ञान को श्रुति के नाम से जाना जाता है। और श्रुति क्यों कहा गया? श्रुति इसलिए कहा गया क्योंकि श्रवण परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक न जाने कितने ही वर्षों तक हस्तांतरित होता चला गया। अतः यह निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि भाषा शिक्षण में श्रवण परंपरा का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जब हम भाषा के 4 कौशलों की बात करते हैं तो भाषा के 4 कौशलों में सर्वप्रथम जिस कौशल की चर्चा होती है वह श्रवण कौशल है। तो आइए आज बात करते हैं श्रवण कौशल के बारे में। विद्यार्थियों, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, उन पंच ज्ञानेंद्रियों में एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। ये कान सुनते हैं, लेकिन ये कान केवल सुनने का कार्य नहीं करते, अपितु ये कान सुने हुए शब्दों को, सुने हुए वर्णों को अर्थ के साथ जोड़ने के लिए बुद्धि को एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिस माध्यम के द्वारा हमारा समस्त व्यवहार, समस्त सामाजिक व्यवहार एक दिशा की ओर बढ़ सकता है। तो हम ये मानते हैं कि कर्ण जो है वे एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय के रूप में है जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम शब्दों को सुन पाते हैं। हम जब शब्दों को सुनते हैं तो उन शब्दों से जुड़े हुए अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अतः जब हम श्रवण कौशल की बात करें तो श्रवण कौशल में केवल और केवल शब्दों का या वाक्यों का सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। इस बात को सबसे पहली बार समझे। दूसरी बात ये कि शब्दों का सुनना जुड़ा होता है उसके अर्थ ग्रहण के साथ भी। तो जब हम शब्दों को सुनते हैं तो शब्दों को सुनने के माध्यम से हम उसमें निहित अर्थ को भी ग्रहण करते हैं, और यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आप में से जितने भी विद्यार्थियों ने, जितने भी शिक्षकों ने, जितने भी संस्कृत के अनुरागियों ने और जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के बाल्यकाल में संस्कृत भाषा को सुना। मैं यहाँ पर सुनने का तात्पर्य केवल श्लोक या मंत्रों के सुनने से नहीं ले रहा हूँ। सुनने का तात्पर्य यहाँ पर उस भाषा से है जिस भाषा में हम दैनिक व्यवहार कर सकते हैं। तो आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में, उनका ये सौभाग्य रहा होगा कि उन्होंने संस्कृत भाषा को सुना होगा। संस्कृत संभाषण शिविरों के माध्यम से, संस्कृत में भाषण कर रहे, संस्कृत में संभाषण कर रहे उनके गुरुओं और शिक्षकों के माध्यम से। तो कभी ऐसा अवसर हमारे जीवन में आया होगा। मैं ये मानता हूं कि जिनके भी जीवन में यह संस्कृत सुनने का सुअवसर उन्हें बाल्यकाल में प्राप्त हुआ था, वे बड़े सौभाग्यशाली थे, क्योंकि श्रवण कौशल के बाद ही हमारा भाषण कौशल का विकास संभव है। अतः संस्कृत श्रवणम आवश्यकम अस्ति। यदि वयं संस्कृतं न श्रोष्यामः तर्हि संस्कृतस्य संभाषणम अपि न कर्तुं शक्ष्यामः। अतः आवश्यकता है कि हम संस्कृत को सुने। एक छोटा सा उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक बच्चा जो कि जन्म लेता है और जन्म के पश्चात वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ वाक्यों को, कुछ ना कुछ शब्दों को सुनता है। यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझना चाहें तो यदि हम देखते हैं कि एक बालक या एक बालिका जिसका जन्म हुआ और जन्म के उपरांत उसके परिवार के लोग
उसके आसपास के लोग उससे किसी न किसी भाषा में बात करते हैं। जब वे उससे किसी न किसी भाषा में बोलते हैं, कुछ ना कुछ भाषा उसके सामने आती है, कुछ ना कुछ शब्द उसको सुनाई देते हैं। यदि हम एक सामान्य तौर पर से मान लें कि 8 घंटे ही वह बच्चा पूरे दिन भर में जगता है, तो वह 8 घंटे में यदि प्रति मिनट 1 मिनट में एक वाक्य भी सुने और उस वाक्यों के अनुसार यदि वह 10 माह का होने पर जब भाषा बोलने लगता है, तो यदि उन समस्त वाक्यों को हम गिन लें, गणना कर लें, तो लगभग 1,44,000 वाक्य हो जाते हैं। तो 10 माह का होने पर वह कुछ टूटा फूटा वाक्य बोल पाता है। अर्थात उसके अंदर सबसे पहले श्रवण परंपरा को विकसित किया गया। और श्रवण परंपरा का माध्यम क्या था? श्रवण परंपरा का माध्यम था उसके आसपास जो लोग थे, वे जो भाषा बोल रहे थे, जिन भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वे भाषा और भाषा के शब्द ही उसके लिए श्रवण का कारण बने। और जब वे श्रवण का कारण बने, तो हमने देखा कि वह बच्चा 10 माह का होते होते कुछ टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग, कुछ छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर पाता है। तो एक श्रवण परंपरा के माध्यम से, इस श्रवण को विकसित करने के माध्यम से ही हम देखते हैं कि वह श्रवण से भाषण की ओर पहुंच पाता है। यदि हम संस्कृत भाषा में इस श्रवण परंपरा को विकसित नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि संस्कृत बोलने वालों की संख्या भी घटती चली जाएगी। अतः श्रवण परंपरा को, श्रवण कौशल को विकसित करना बहुत आवश्यक है। एक परिभाषा है डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा की, और डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि श्रवण कौशल में केवल ध्वनि श्रवण का ही समावेश नहीं होता है, अपितु जो कुछ हम सुनते हैं उसे पहचानते हैं, समझते हैं और अर्थ ग्रहण करके उसे स्मरण रखते हैं। इसी प्रकार किसी भाषण को ग्रहण करने की प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता, अपितु यह एक सक्रिय और सौदेश्य प्रक्रिया है। अतः जब भी हम कुछ सुनते हैं, जब भी हमें कुछ सुनाया जाता है, तो उस सुनने और सुनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसका लक्ष्य होता है कि जो कुछ सुनाया जा रहा है उसको भविष्य में हम भी किसी न किसी रूप में प्रयुक्त कर सकें, चाहे वह भाषण के द्वारा हो, चाहे वह पठन लेखन के माध्यम से हो। यदि हम सुनते नहीं हैं तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। यह एक वैज्ञानिक शोध है, जिस शोध के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कान नहीं होते, अथवा जिसके श्रवण में दोष है, अथवा जो सुन नहीं सकता है, वह भले ही उसका मुख में जो स्वर यंत्र है वे ठीक हों, तो वह फिर भी बोल नहीं पाएगा। अर्थात जो सुन नहीं पाता है वह बोल भी नहीं पाता है। यदि हम आज की स्थिति में संस्कृत भाषा के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के सुनने और बोलने की जो परंपरा है, उस परंपरा का पूर्णतया निर्वाह नहीं किया जाता है। तो इस स्थिति में श्रवण कौशल का विकास करना अत्यावश्यक हो जाता है। श्रवण कौशल के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रवण कौशल की जब बात की जाती है, तो श्रवणम, इस श्रवण के द्वारा हम पहचान करते हैं किस किस की? हम पहचान करते हैं ध्वनि की, हम पहचान करते हैं पद की, हम पहचान करते हैं शब्द की, हम पहचान करते हैं पदबंध की, हम पहचान कर पाते हैं वाक्य की, हम पहचान कर पाते हैं अनुच्छेद की। हम इन सब की पहचान कर पाते हैं, इन सबको समझने की स्थिति में आने का प्रयास कर पाते हैं। यदि हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के माध्यम से भाषा की विविध ध्वनियों को जान पाते हैं,
भाषा की उन ध्वनियों, उन वर्णों से बने हुए शब्द और पद को समझ पाते हैं, और उन शब्द और पद के जो समूह होते हैं, उन समूह रूपी वाक्यों को और वाक्यों में निहित पदबंधों को समझ पाते हैं, और उन वाक्यों के समूह से बनने वाले अनुच्छेद को भी समझने के लिए अग्रसर हो पाते हैं। तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के माध्यम से हम ध्वनि से पढ़ते हुए अनुच्छेद और निबंधों तक पहुंच सकते हैं, और यह जो क्रम होता है और यह जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, अर्थात जब हम शब्दों को सुनते हैं, वाक्यों को सुनते हैं, पदबंधों को सुनते हैं, अनुच्छेद अथवा निबंधों को सुनते हैं, किसी के द्वारा दिए जा रहे भाषण को सुनते हैं, तो उस भाषण को सुनने के माध्यम से, उन वाक्यों और शब्दों को सुनने के माध्यम से उनकी जब हम पहचान करके आगे बढ़ते हैं, तो जब पहचान के साथ हम और अग्रसर होते हैं, तो एक क्रमिक व्यवस्था, एक क्रम हमारे बुद्धि में, हमारे व्यवहार में बन जाता है, और उस व्यवहार में जो क्रम बनता है उसके माध्यम से हम उन शब्दों का समझ पाते हैं, उन वाक्यों को समझ पाते हैं, और उसी के साथ साथ उसके अर्थबोध तक भी हम पहुंच पाते हैं, और उसी से आगे बढ़ते हुए हम उसे स्मरण भी कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रवण जो है, वह श्रवण हमें अर्थबोध, अवगमन और स्मरण तक लेकर के जाता है। तो यह श्रवण कौशल बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे विद्यालयों में और महाविद्यालयों में। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर विद्यालयों में जो संस्कृत भाषा है, वह संस्कृत भाषा छठी से प्रारंभ की जाती है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 5वीं से भी संस्कृत प्रारंभ की जाती है। बहुत लंबे समय से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि संस्कृत भाषा को भी पहली कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हम समस्त कौशलों के विकास के लिए प्रयत्न बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और विद्यालयों में यदि पहली कक्षा से संस्कृत होती है, तो उस भाषा का भी विकास वैसे ही होगा जैसे कि वह अन्य भाषाओं का विकास करता है। तो उसका उद्देश्य यह हो पाएगा कि हमारे सारे कौशल सम्यक प्रकार से परिपक्वता को प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इसकी परीक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन श्रवण परंपरा को, श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका परीक्षा का प्रावधान हमारे किसी भी संस्थान में सामान्य तौर पर नहीं होता है। एक शिक्षक निश्चित रूप से कुछ श्लोकों को या मंत्रों को रटकर बोलने की परीक्षा अवश्य ले लेते हैं। ऐसी मौखिक परीक्षा कुछ कुछ स्थानों पर अवश्य होती है, लेकिन भाषा कौशलों के रूप में श्रवण कौशल का और भाषण कौशल का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई भी मापदंड विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर नहीं लिया जाता। और प्राथमिक स्तर पर भाषा कला शिक्षण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भाषाओं के श्रवण कौशल का परीक्षण किया जाता है, लेकिन वहां पर भी संस्कृत भाषा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ नहीं हो पाती है, इस कारण से यह भाषा कला का जो परीक्षण पहली से 5वीं के बीच में होना चाहिए था, वह भी सम्यक प्रकार से नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रवण कौशल का जो विकास, जिसकी बात तो की जाती है, जिसके लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं, लेकिन वह धरातल पर आज भी नहीं पहुंच पाया है। जिन विद्यालयों में जिन विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का यह श्रवण कौशल का विकास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से उन समस्त विद्यालयों को मेरा शत शत नमन है कि वे वास्तविक रूप में भाषा कौशल के सही सोपानों को बढ़ाने और उस पर स्थिरता के साथ उन विद्यार्थियों को स्थित करने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं।
तो जब हम श्रवण कौशल के विकास की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आती है वह यही आती है कि विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में संस्कृत भाषा का शिक्षण नहीं हो पाता, और जब हम छठी से आठवीं के मध्य संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बात करते हैं तो वे विद्यार्थी, क्योंकि पठन और लेखन कौशल में अन्य भाषाओं में सिद्धहस्त हो चुके होते हैं, उनको समझ पा रहे होते हैं, तो वहां पर श्रवण और भाषण को महत्वहीन स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी कारण से श्रवण कौशल का जो विकास होना चाहिए वह विकास विद्यालय स्तर पर नहीं हो पाता है। विद्यालय में या कहीं पर भी आप जब संस्कृत भाषा के श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि शांत चित्त होकर के हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। हमें शांत होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए। एक शिक्षक भी अपने विद्यालय में जब विद्यार्थियों को कुछ सुनाए तो प्रयास करे कि वे विद्यार्थी शांत होकर के शिक्षक के द्वारा जो श्रवण कौशल के रूप में जो भी शब्द, जो भी वाक्य बोले जा रहे हैं उनको ध्यान से शांत होकर के सुने। और दूसरा यह प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ सुनाया जा रहा है वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने किसी एक दिन कुछ बात सुनाई, लेकिन अगले दिन उसका क्रम टूट गया, या फिर जितना अधिक मात्रा में सुनाना चाहिए था वह उतनी मात्रा में न होकर के अल्प मात्रा में रह गया। तो ऐसी स्थिति में हमने श्रवण कौशल का विकास करने का प्रयास तो किया है, लेकिन वास्तविक रूप में श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया था यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का। आप ये स्वयं सोचिए कि एक छोटे से बच्चे को यदि कुछ वाक्य सुनाए जाएं लेकिन उसका क्रम तोड़ दिया जाए, अर्थात उसे 2 दिन वाक्य सुनाए जाए और 6 दिन वाक्य ना सुनाए जाए, उसे 2 दिन शब्द सुनाए जाए और 6 दिन कुछ भी शब्द ना सुनाया जाए, तो 10 माह का होने के पश्चात भी उसमें वह भाषण की क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। वह श्रवण कौशल का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। अतः श्रवण कौशल के विकास के लिए आवश्यकता होती है कि संस्कृत भाषा का जो कौशल का विकास करना है वह विकास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अर्थात हमें श्रवण की पर्याप्त सामग्री विद्यार्थी के पास लेकर जानी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम संस्कृत भाषा की पर्याप्त सामग्री भी दे रहे हैं, विद्यार्थी शांत चित्त होकर के भी सुन रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि हमारी सामग्री अशुद्ध है, उसमें अशुद्ध शब्दों का, अशुद्ध वर्तनी का, अशुद्ध वर्णों का प्रयोग हो रहा है, या उच्चारण करने वाला उसको ठीक प्रकार से उच्चरित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रवण कौशल का सम्यक विकास नहीं हो पाएगा। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें ध्यान रखनी है श्रवण कौशल का विकास करते समय। पहली बात कि जब हम विद्यार्थियों के सामने श्रवण कौशल का विकास करने के लिए किसी भी प्रकार के शब्द, वाक्य आदि का प्रयोग कर रहे हों, तो विद्यार्थियों को शांत रह करके उसे सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरी बात कि जब हम विद्यार्थियों में इस श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारी सामग्री, हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, वाक्य आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जिससे कि उनको बार बार इस चीज को सुनने का सुअवसर प्राप्त होता रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति श्रवण कौशल का विकास करवा रहा है वह इस प्रकार से शब्दों का और वाक्यों का और वर्णों का उच्चारण करे कि उसमें शुद्धता हो, अशुद्धि नहीं। तो इस तरीके से हमें प्रयत्न करना है कि श्रवण कौशल के विकास के लिए अग्रसर होना चाहिए। अब जब हम आगे की बात करते हैं, इससे थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाते हैं, तो श्रवण कौशल के अंतर्गत कुछ बाधक तत्व होते हैं।
और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उन बाधक तत्वों को हटाएं या दूर करें। तो श्रवण में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला यहां बताया गया है वक्तृगतम। वक्तृगतम अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है, जो वक्ता है, वह वक्ता जब कुछ कहता है तो यदि उस वक्ता में ही दोष है, उस वक्ता के कहने में ही दोष है, उस वक्ता के उच्चारण में ही दोष है, तो श्रवण कौशल का सम्यक विकास नहीं हो पाएगा। वक्ता को जितना तेज बोलना चाहिए, यदि वह उतना तेज ना बोल पा रहा हो तो विद्यार्थी सुन ही नहीं पाएगा, और ऐसी स्थिति में वक्ता जिस श्रवण कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है वह प्रयास निरर्थक हो जाएगा। तो अतः वक्तृगतम अर्थात वक्ता के अंदर इन दोषों को दूर करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरा श्रोत्रिगतम अर्थात श्रोता। श्रोता जो कि सुनने वाला होता है, लेकिन श्रोता कई बार सोता भी रह जाता है। तो हमें प्रयत्न करना है वक्ता के रूप में कि श्रोता सोए नहीं, अपितु जागा रहे, वह सुनता रहे, ध्यान से सुनता रहे, एकाग्रचित्त होकर सुनता रहे। इसके लिए श्रोता को भी तैयार करना पड़ेगा। श्रोता यदि उस वक्ता की बात से सहमत नहीं है, या फिर वक्ता श्रोता को आकृष्ट नहीं कर पा रहा है, अथवा श्रोता चाहता ही नहीं कि वह सुने, तो ऐसी स्थिति में वक्ता कितना भी अच्छा बोल रहा हो, श्रोता संपूर्ण रूप से उस श्रवण कौशल का स्वयं में विकास नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रयास करना है कि हमें जब किसी को कुछ कहना है तो उसके लिए पहले हम उन्हें तैयार करें, उन्हें सन्नद्ध करें, उनको बताएं कि जो कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चात आता है बाह्य परिस्थितियां। बाह्य परिस्थितियां अर्थात हम कुछ कह रहे हैं, यदि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन जहां पर आप सुन रहे हैं वहां पर बहुत शोर है, तो इस शोर में आप मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे। तो यह जो बाह्य परिस्थितियां हैं, ये बाह्य परिस्थितियां भी कई बार श्रवण कौशल के विकास में बाधक बनती है। वक्ता कह रहा है, श्रोता सुनना भी चाहता है, लेकिन बाह्य परिस्थितियां, आसपास की परिस्थितियां यदि अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वक्ता की बात को श्रोता को सुनने में मुश्किल होगी, बाधा उत्पन्न होगी। हमें इस बाधा को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रावयतु विषय श्रद्धा। जो वक्ता हैं, जो श्रावयता हैं अथवा श्रावक हैं, वे जिस विषय को बता रहे हैं, यदि वह श्रावक या वह वक्ता स्वयं उस विषय की में श्रद्धा नहीं रखता, तो वह अपने विषय को स्पष्टता के साथ, पुरजोर शक्ति के साथ श्रोता तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस विषय को वक्ता बताना चाहता है, वह विषय, उस विषय के अंतर्गत उस वक्ता की श्रद्धा होनी चाहिए। वक्ता यह मानता हो कि हाँ, यह विषय ऐसा है जो कि इस श्रोता तक पहुंचना चाहिए। यदि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये बात कर रहा हूं, और यदि मुझे खुद ही लग रहा है कि ये सब बातें तो बेकार हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये किसी को प्रभावित नहीं करने वाली, तो मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा ही नहीं। अतः जब हम किसी विषय को उपस्थापित करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उस विषय के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पूरी तरह से अडिग रूप से होना चाहिए। इसके पश्चात श्राव्यमाणः विषयः। जो विषय सुनाया जा रहा है, जिस विषय के बारे में बात कही जा रही है, जिस विषय के माध्यम से हम श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हैं, यदि वह विषय नीरस है या वह विषय जिन लोगों को सुनाया जा रहा है उनके स्तर से बहुत उच्च स्तर का है,
तो ऐसी स्थिति में वे विद्यार्थी उस विषय को समझ नहीं पाएंगे, और जब वे समझ नहीं पाएंगे तो श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। अतः विषय का चयन भी हमें बहुत सोच समझ के करना होगा कि हम जिस विषय को चुन रहे हैं वह विषय उन विद्यार्थियों या उन श्रोताओं के अनुरूप या अनुकूल है अथवा नहीं। और इसके पश्चात निरूपण शैली। बात कोई भी हो, कहने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बात को किस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं, उसके माध्यम से वह बात आकृष्ट हो जाती है, आकर्षक बन जाती है, आकृष्ट करने वाली होती है। और इस आकर्षक शैली का प्रयास हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर निरूपण शैली अर्थात वक्ता की कथन शैली कैसी है, वक्ता का वर्णन करने का तरीका क्या है, वक्ता किस प्रकार से उस भाषा के कौशल के विकास के लिए जिस प्रसंग को उसने उठाया है उस प्रसंग का वर्णन कर रहा है। यह प्रसंग का वर्णन का तरीका और उसका निरूपण शैली जो है वह शैली अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमें प्रयत्न करना है कि ये जो बाधक तत्व हैं, इन बाधक तत्वों को हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। जब हम इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से श्रवण कौशल का विकास होगा। संस्कृत भाषा के अंतर्गत यदि हम चाहते हैं कि श्रवण कौशल का विकास हो तो श्रवण कौशल के विकास के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आइए अब हम उनको जानते हैं। संस्कृत भाषा में श्रवण कौशल के विकास का सबसे उपयुक्त और सशक्त जो उपाय है वह उपाय है संस्कृत संभाषणशीलः शिक्षकः। ऐसे शिक्षक तैयार होने चाहिए जो शिक्षक संस्कृत में संभाषण करने में सक्षम हो। वे अपने दैनिक व्यवहार में संस्कृत संभाषण कर सकते हो। यथा अहम अस्मि, यदि अहम संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि तर्हि कथं मम विद्यार्थिनः संस्कृतं वदिष्यन्ति। अतः मम प्रयासः भवेत् यत् यदा अहं महाविद्यालयं गच्छामि अथवा कुत्रचित् विद्यालयं गच्छामि तर्हि तत्र गत्वा संस्कृत माध्यमेन वाक्यद्वयं वाक्यत्रयं वाक्यचतुष्टयम् अवश्यं वदेयम्। यदि अहं तत् न करिष्यामि तर्हि ते अवगमिष्यन्ति अथवा चिन्तयिष्यन्ति यत् सः एव संस्कृतं वक्तुं न शक्नोति, सः एव संस्कृतं न वदति, तर्हि कथं वयं संस्कृतं वक्तुं शक्ष्यामः। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भाषण द्वितीय सोपान है, पहला नहीं। अतः भाषण तभी आएगा जब श्रवण आएगा। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत संभाषण की दक्षता को विकसित करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी आज की पीढ़ियों में संस्कृत भाषा की श्रवण परंपरा को स्थापित करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हमारे पास संस्कृत संभाषणशीलः शिक्षकः भवितव्यः। जो भी विद्यालय में शिक्षक हैं, जो भी महाविद्यालय में शिक्षक हैं, वे यदि संपूर्ण कक्षा को संस्कृत के माध्यम से नहीं पढ़ा रहे हों, लेकिन यदि कुछ वाक्य संस्कृत में बोलते हों, यदि अपने संस्कृत की कक्षा को प्रारंभ करते समय, अंत करते समय या उसके कुछ समय को भी संस्कृत में ही बोलें, संस्कृत में ही उसका व्यवहार करें, विद्यार्थियों को भी संस्कृत माध्यम से ही प्रश्न करने के लिए प्रेरित करें, यदि ऐसी स्थिति होती है तो उनमें श्रवण कौशल और भाषण कौशल दोनों का विकास हो पाएगा। एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह विद्यार्थियों के साथ नमो नमः, कथम अस्ति भवान, अरे भवती तत्र किम कृतवती, इस तरह के कुछ ना कुछ वाक्य यदि हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो दीपोत्सवस्य शुभाशयाः, होलिकोत्सवस्य शुभाशयाः, गणतंत्र दिवसस्य शुभाशयाः, स्वातंत्र्य दिवसस्य शुभाशयाः, रक्षाबंधन दिवसस्य शुभाशयाः, ईद महोत्सवस्य शुभाशयाः, क्रिसमस महोत्सवस्य शुभाशयाः। इस प्रकार के कुछ ना कुछ छोटे छोटे वाक्य हम अपने विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं।
ये वाक्य बहुत बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि ये वाक्य न केवल वे सुनते हैं अपितु वे इन वाक्यों का प्रयोग कर पाते हैं। जब हम संस्कृत भाषा में कुछ भी, चाहे वह टूटी फूटी संस्कृत ही हो, चाहे वह अशुद्ध संस्कृत ही हो, लेकिन यदि हमारे विद्यार्थी उस संस्कृत को बोल पाते हैं तो वे अत्यंत हर्ष और आनंद का कारण बन पाते हैं। तो हमें शुरुआत भले ही किसी भी स्तर पर हो, लेकिन उस शुरुआत को अवश्य करना चाहिए। श्रवण कौशल में संस्कृत संभाषणशील शिक्षकः, आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने व्यक्ति हैं जो कि स्वयं संस्कृत बोल सकते हैं, और ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि स्वयं अपने विद्यालय में अथवा महाविद्यालय में अथवा शिक्षण संस्थानों में संस्कृत का व्यवहार करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना नाम परिचय दें, जिससे कि हम आपके बारे में जान सकें। यदि आप अपने विद्यालय में संस्कृत भाषा में कुछ ना कुछ दैनिक व्यवहार में वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो आप भले ही उन दैनिक व्यवहार में किए जाने वाले वाक्यों को भी इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तथा ये भी संस्कृत संभाषणशीला शिक्षकाः सन्ति ते सर्वे अवश्यमेव कमेंट बॉक्स मध्ये लिखन्तु स्वपरिचयम्, क्योंकि आपका परिचय अन्यों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। इसी के पश्चात अगर हम बात करें तो विविध प्रसंगानां संस्कृत माध्यमेन वर्णनम। हम जब कक्षा में अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, तो हम बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन करते हैं। एक शिक्षक यह प्रयास कर सकता है, एक शिक्षक के माध्यम से ये प्रयत्न हो सकते हैं कि वह अपनी कक्षा में ऐसे प्रेरक प्रसंगों का वर्णन करे जिसमें किसी न किसी महापुरुष का वर्णन हो, या तात्कालिक किसी घटना का वर्णन हो, या फिर किसी न किसी प्रसंग का वर्णन हो, और वह प्रसंग, वह महापुरुष की कथा अथवा तात्कालिक घटना संस्कृत माध्यम में हो। क्योंकि जब विद्यार्थी के सामने ये प्रेरक प्रसंग या कोई कथांश अथवा कोई तात्कालिक घटना संस्कृत माध्यम में आएगी तो उसे संस्कृत सुनने का सुअवसर मिलेगा। इसी के पश्चात लय गति पूर्वकम श्लोक मंत्रादीनां श्रवणम। हर विद्यालय के पाठ्यक्रम में, हर महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में श्लोक और मंत्र होते ही हैं। उन श्लोकों को, मंत्रों को हमें लय और गति पूर्वक बताने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। जब हम श्लोक सुनाएं, जब हम मंत्र सुनाएं तो उसको लय में बोलने का प्रयत्न करें। और जब हम मंत्रों को और श्लोकों को विद्यार्थियों के सामने हम सुना रहे हों तो विद्यार्थियों को कहें कि विद्यार्थियों आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः
मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। तो जब हम विद्यार्थियों को श्लोक पढ़ा रहे हों, मंत्र पढ़ा रहे हों, उन्हें कहें कि बच्चों कुछ देर के लिए आंखें बंद करिए और अब इस श्लोक को सुनिए। हम जितने अच्छे से लय और गति में उन श्लोकों को गा सकते हो गाने का प्रयत्न करें और उन श्लोकों को गाकर, उन श्लोकों को लय पूर्वक बताकर उन विद्यार्थियों में श्रवण परंपरा का विकास करें। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब, सीडी, ऐसे बहुत से विकल्प हो सकते हैं जिन विकल्पों के माध्यम से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों इस वेबसाइट पर जाइए और आप इस वेबसाइट पर जाकर के संस्कृत में इस चीज को सुनिएगा। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जिन वीडियोस में संस्कृत के बारे में संस्कृत माध्यम में बताया जा रहा है। हम प्रयत्न करें, हम उन विद्यार्थियों को कहें कि आप यूट्यूब के इस वीडियो को अवश्य सुने। सीडी के माध्यम से, रिकॉर्डेड अंशों के माध्यम से भी हम विद्यार्थियों को संस्कृत सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनमें श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। शब्दाह, हम विद्यार्थियों के सामने कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, हम कुछ शब्द बोल सकते हैं उनके बाद और उन शब्दों का उच्चारण करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। हम कुछ शब्दों को बोलें, विद्यार्थी भी उन शब्दों को बोलें। उन शब्दों को बोल करके हम किसी न किसी प्रकार के खेल भी उनको खिला सकते हैं। इसी के द्वारा क्रियापदानाम उच्चारणम, क्रियापदाओं का उच्चारण कराएं, एक खेल हो सकता है। इस खेल के अंतर्गत हम क्रियापदों का उच्चारण कराएं। उपविशतु, उत्तिष्ठतु, गच्छतु, आगच्छतु, धावतु, लिखतु, पठतु, पश्यतु, हसतु, हा हा हा। इस प्रकार से हम क्रियाओं को बोलें और विद्यार्थी उस क्रिया के अनुसार कार्य करें। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी को वह जब क्रिया सुनाई देती है तो पहली बात श्रवण कौशल का विकास होता है। दूसरी बात, उस श्रवण कौशल के माध्यम से जो क्रिया बोली गई है उस क्रिया को विद्यार्थी अवबोध करता है, समझता है और समझ करके उसके अनुसार स्वयं कार्य करता है। तो एक क्रिया को सुनाना, उसको समझाना और उसके अनुसार कार्य करना, ये तीनों के तीनों कार्य एक ही क्रीड़ा, एक ही खेल में एक साथ आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे श्रवण कौशल का विकास होता है। इसके अतिरिक्त संदेश वहनम, ये भी एक प्रकार खेल है और उसके अंतर्गत हम एक तरह से इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को हम ये कहें कि आप सब एक पंक्ति में बैठ जाएं, मैं एक पहले वाले विद्यार्थी के कान में कुछ बात कहूंगा, एक संदेश कहूंगा और उसे उस संदेश को दूसरे वाले के कान में, दूसरे वाले को तीसरे वाले के कान में, तीसरे वाले को चौथे वाले के कान में, इस प्रकार से करते करते अंतिम वाले के कान में कहना है और अंतिम वाला मुझे आकर बताएगा कि उस विद्यार्थी ने क्या संदेश दिया था। तो हम देखते हैं कई बार कि विद्यार्थियों को जो संदेश पहले विद्यार्थी को हमने दिया था और जो अंतिम विद्यार्थी हमारे पास संदेश लेकर के आता है, उस दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो हम ये समझा सकते हैं विद्यार्थियों को, विद्यार्थी देखो, हम जब श्रवण करते हैं, जब सुनते हैं तो कई बार हम सुनने में त्रुटियां कर लेते हैं, गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां हमें कहां से कहां लेकर के जाती है। तो हमें श्रवण कौशल, अब जब विद्यार्थी इस खेल को वापस खेलेगा तो वह प्रयास करेगा कि जो सामने वाला कह रहा है उसे मैं ध्यान से सुनूं और ध्यान से सुन करके उसे ध्यान से ही अगले वाले तक पहुंचाऊं। तो इस प्रकार से धीमे धीमे ध्यान से सुनने और समझने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। उक्त लेखनम, शुद्ध लेख, हम सब ने अपने विद्यालयों में किया था, डिक्टेशंस। हम सब ने
ऐसा होते हुए देखा है कि कोई हमें कुछ कह रहा है और उसे हमें अपनी कॉपी में लिखना है। संस्कृत में भी श्रुतलेख की परंपरा होनी चाहिए। हमें अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी, ऐसे किसी भी स्थल पर जहां पर भी विद्यार्थी हैं, उनको श्रुतलेख के लिए तैयार करना चाहिए। हम कुछ बोलें, कुछ शब्दों का प्रयोग करें, चाहे कुछ वाक्यों का प्रयोग करें, चाहे किसी श्लोक का प्रयोग करें, और विद्यार्थी को उसे सम्यक रूप से शुद्धता के साथ लिखना हो। इससे श्रवण परंपरा भी विकसित होगी और उसके माध्यम से लेखन कला भी विकसित होगी। इसके पश्चात पुस्तकम पठित्वा श्रावणम, पुस्तक को पढ़कर उसे सुनाना। केवल पुस्तक को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ें, उसके अंशों को इस प्रकार से पढ़ें कि वह श्रवण कौशल में विकास कर सके। इसके लिए कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पुस्तक के किसी भाग को पढ़ते समय पर विद्यार्थियों को यह कहा जाए कि आप अपनी किताबें बंद कर लें और केवल आंखें बंद करके ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसे सुने। इसके द्वारा विद्यार्थियों को सुनने का जो अवसर मिलेगा, वह सुनने का अवसर उनमें श्रवण कौशल के विकास का माध्यम बन सकता है। शब्दाभिज्ञानम, शब्द का अभिज्ञान, अर्थात यदि हम एक ऐसा खेल खेल सकते हैं, इस खेल के अंतर्गत हम किसी विद्यार्थी के सामने कुछ शब्द बोलें और शब्द बोलने के पश्चात वे शब्द हम उन्हें लिखवा भी सकते हैं, और इसके पश्चात हम जब एक अनुच्छेद अथवा निबंध बोल रहे हों तो हमें विद्यार्थियों को यह कहना है कि अब मैं इस निबंध को बोलूंगा, आप इस निबंध को ध्यान से सुनिएगा, और जो शब्द आपको लिखवाए गए हैं वे शब्द जब इस निबंध में आते हों तब आप उस शब्द पर गोला बना दीजिए अथवा उन शब्दों को काट दीजिएगा। विद्यार्थी को वह पूरा का पूरा निबंध ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यदि वह ध्यान से नहीं सुनेगा तो कौन सा शब्द कब निकल गया उसे पता नहीं चलेगा, और इस प्रकार से श्रवण कौशल का विकास संभव है। श्रुत्वा परिष्कारः, श्रवण कौशल का उद्देश्य केवल और केवल सुनाना नहीं, अपितु भाषण कौशल का के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करना है, क्योंकि हमें यहां से इस दूसरी सीढ़ी पर भी पहुंचना है, और दूसरे सोपान पर पहुंचने के लिए जरूरी यह है कि हम पहले सोपान पर अच्छी प्रकार से पहुंचे। तो श्रवणम के माध्यम से हमें भाषण तक भी जाना है, और इसके लिए जरूरी यह होता है कि श्रुत्वा, जो चीज हम सुनते हैं उसका परिष्कार हो रहा है या नहीं, अर्थात हम जब सुनते हैं तो क्या हम उससे सुने हुए को अच्छी प्रकार से बोल पाते हैं, अच्छी प्रकार से लिख पाते हैं। ये सब कुछ देखना भी इस श्रवण कौशल का ही भाग है, क्योंकि श्रवण कौशल की जो परीक्षा है उस परीक्षा के अंतर्गत हम इस तरह के परिष्कार के स्वरूप को वहां पर रख सकते हैं, और यदि हम इस परिष्कार के स्वरूप को वहां रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो श्रवण किया गया है, जो सुना गया है, उसकी स्थिति कितनी अच्छी है या नहीं, क्या श्रवण कौशल का और अधिक विकास किया जाना चाहिए अथवा नहीं। तो विद्यार्थी जो सुन रहा है उस सुनने के स्तर को हम वहां पर एक माप सकते हैं, और विद्यार्थियों को हम ये कह सकते हैं कि देखिए आपने ये चीज सुनी थी, लेकिन अंत में आपने ये लिखा अथवा आपने ये बोला। अतः आपके श्रवण में और श्रवण के बाद उसके लेखन अथवा भाषण में यह कमी है, हमें इस कमी को दूर करना चाहिए। समाचार अथवा वार्ता श्रवणम, कई बार कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुनते हैं, कई लोग सुनते भी हैं, लेकिन हमें अपने विद्यार्थियों को और स्वयं अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि संस्कृत भाषा का जो वार्ता कार्यक्रम आता है, वार्तावली कार्यक्रम आता है, जो वार्ता, जो समाचार आते हैं, उनको हमें
अधिक से अधिक बार सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो समय की बाध्यता भी नहीं रही, क्योंकि वे सभी कार्यक्रम YouTube पर हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो यदि हमारी इच्छा है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे में श्रवण कौशल का विकास होना चाहिए, तो माध्यम हमारे पास में है, माध्यम की कोई कमी नहीं है। अतः वार्तावली कार्यक्रम अथवा समाचारों को हमें अधिक से अधिक सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात संभाषणम कथाम वा श्रुत्वा प्रश्नानाम उत्तर लेखनम। हम किसी संवाद को सुना सकते हैं, हम किसी कथा को सुना सकते हैं, और उस कथा को सुनाने के पश्चात या संवाद को सुनाने के पश्चात हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखवा सकते हैं। क्योंकि जब इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी देगा तो यह तय होगा कि उसने कथा को ध्यान से सुना अथवा नहीं सुना। तो यह श्रवण कौशल एक ऐसा सोपान है जो सोपान प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाषा को सीखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये किसी एक भाषा से बंधा नहीं है और किसी एक भाषा तक सीमित भी नहीं है। यह समस्त भाषाओं के लिए है, संस्कृत भाषा के लिए भी है। अतः हमें संस्कृत भाषा में श्रवण कौशल के विकास के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में श्रवण कौशल यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हमें संस्कृत भाषा के श्रवण कौशल का विकास करना है। जब हम श्रवण कौशल का विकास करेंगे तो उसके माध्यम से अगले सोपानों का विकास करना हमारे लिए और अधिक आसान होता चला जाएगा। विद्यार्थियों और इस वीडियोस को देखने वाले आप सभी शिक्षकों, मित्रों, ये वीडियोस आप सभी के लिए तैयार किए जा रहे हैं और इन वीडियोस का उद्देश्य यह है कि हम संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रविधियों, शिक्षण की तकनीकों से परिचित हों और साथ ही उन तकनीकों का, उन विधियों का, प्रविधियों का अपने लाभ के लिए अथवा संस्कृत के हित के लिए अथवा विद्यार्थी हित के लिए और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग कर सकें। इन विधियों और तकनीकों का जितना अधिक प्रयोग हम करते चले जाएंगे, हमारा संस्कृत का ज्ञान, हमारा संस्कृत का व्यवहार भी उतना ही उन्नत बनता चला जाएगा और साथ ही हमारे विद्यार्थियों का ज्ञान भी और संस्कृत के प्रति रुझान भी उतना ही अधिक बेहतर होता चला जाएगा। संस्कृत का श्रवण कौशल हमें संस्कृत से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि का कारण बना सकता है। अतः संस्कृतम वक्तव्यम किंतु तस्मात् पूर्वम संस्कृतम श्रोतव्यम। हम संस्कृत सुने जिससे कि हम भविष्य में संस्कृत बोल सकें और संस्कृत के सुनने की जो सुअवसर हैं, उन समस्त सुअवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करते चले जाएं और साथ ही संस्कृत के श्रवण में जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को भी दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। यह संस्कृत का श्रवण कौशल निश्चित रूप से हमें संस्कृत के अगले सोपानों की ओर आगे बढ़ाने वाला होगा। आपके विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। साथ ही आप सभी हमारे फेसबुक के समूह और टेलीग्राम के समूह से भी जुड़ सकते हैं और उन पर भी अपनी जिज्ञासाओं को, उन पर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी वीडियोस को जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, अवश्य पहुंचाएं। और साथ ही इन वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं,
किस तरह के विचारों को और किस तरह की बातों को हमें और शामिल करना चाहिए, उसके बारे में भी आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभम भवतु।